नमस्कार साथियों, जैसा कि आपका ईओ और आरओ का फर्स्ट पेपर के मैंने आपको कहा था, सेकंड पेपर आपका सुचारू रूप से चल रहा है। अब आपके फर्स्ट पेपर में जो जीके वाला पोर्शन है और इंडियन पॉलिटिकल जो है उसकी संपूर्ण जीके की एक एक टॉपिक की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी मैं आपके समकक्ष ला रहा हूँ। पूरा सिलेबस मैं आपको इसी चैनल पे आपको करवाने वाला हूँ। मेरा निवेदन आप सब लोगों से है कि ये वीडियो है ना हर एक उस विद्यार्थी के पास पहुँचना चाहिए जो एक हमारे कोचिंग संस्थाओं से वंचित विद्यार्थी है, उनके पास पहुंचना चाहिए। मैं एक एक प्रश्न के माध्यम से एक एक टॉपिक को कंप्लीट करने वाला हूं। आप सब लोग वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप एक बार ये देखना कि आज का जो पहला टॉपिक है राजस्थान के इतिहास का है और राजस्थान के इतिहास का पहला टॉपिक है पुरातात्विक स्रोत। पहले टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोगों का अगर सहयोग बना रहा तो विश्वास रखो, मैं पूरे कंप्लीट सिलेबस ईओ के यहाँ करवाने वाला हूँ। लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो। मेरी मेहनत इतनी कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा फल तो देना ही पड़ेगा ना। शेयर तो आपको करना ही पड़ेगा, तो ठोक दो शेयर और लाइक भी ठोक देना। हाँ, राजस्थान के इतिहास का पहला टॉपिक पुरातात्विक स्रोतों पे हम चर्चा करने वाले हैं। जो भी रोजाना का जो रहेगा एमसीक्यू महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, उसकी पीडीएफ में आज आपको डाल दूंगा कि कल इसकी रहेगी, परसों इसकी रहेगी। तो आप पहले से एक बार पढ़ के तैयार रहो। जिसकी आपकी तैयारी एक तो आप पढ़ लो पहले से, और एक आप अभ्यास करोगे तो आपका सिलेबस साथ साथ में पढ़ाई भी होगी, अभ्यास प्रश्नोत्तरी आपका अभ्यास भी चलता रहेगा और सारा काम एक साथ हो जाएगा। कहीं किसी जगह आपको बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक ही चैनल पर फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों करवाने जा रहा हूं। आ जाओ। एक पर्सन में चार चार प्रश्न छुपे निकलेंगे। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, समझो आराम से। पहला प्रश्न यहां यह कह रहा है कि निम्न में से असंगत युग्म को छांटिए। क्या छांटना है भाई? असंगत युग्म को छांटना है। क्या छांटना है? असंगत युग्म। देखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुई क्या? पहला प्रश्न तो यही बन गया कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई। पहला प्रश्न बना कि नहीं बना? एक प्रश्न तो ये बन गया। बताओ कब हुई थी? क्या सही है क्या 1861 में? मुझे तो नहीं पता, अभी थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। राजस्थान पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1871 में हुई थी। दूसरा प्रश्न बन गया कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना, राजस्थान पुरातत्व विभाग की स्थापना। तीसरा ऑप्शन देखो, राजस्थान के प्रमुख उत्खननकर्ता, कि राजस्थान के जो पुरातात्विक जो खोज मिले हैं हमें, उन पुरातात्विक स्थानों को खोज करता कौन कौन थे? क्या विजय कुमार थे? क्या जीवन खरकवाल थे? क्या ललित पांडे है? क्या बताओ मुझे। तीसरा प्रश्न बन गया कि प्रमुख उत्खननकर्ता कौन कौन थे। तीसरा प्रश्न बन रहा ना। चौथा प्रश्न, भारत का पहला संस्कृत अभिलेख अशोक मौर्य का है। पहले प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ, सब लोग बताओ। मैं आपको बता रहा हूं, सब लोगों को बताना पड़ेगा इसके अंदर। हम चलते हैं अब। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुई थी। बिल्कुल सही है, रट जाना। प्रश्न आ सकता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1861 में। सही। पूरा टॉपिक क्लियर होगा 20 प्रश्नों के अंदर, तो पूरा टॉपिक क्लियर होगा। अभी देखते जाओ आप लोग। राजस्थान पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1871 में। बिल्कुल सही बात है। 2 प्रश्न हो गए हैं। राजस्थान के प्रमुख उत्खननकर्ता विजय कुमार बिल्कुल है, जीवन खरकवाल बिल्कुल है, ललित पांडे बिल्कुल है, बीबी खर्रे बिल्कुल है, बीबी लाल बिल्कुल है, बहुत सारे हैं। भारत का पहला संस्कृत अभिलेख अशोक मौर्य का है क्या? नहीं, संस्कृत में थोड़ी है, ये तो प्राकृत में है भाई साहब। तो फिर संस्कृत में किसका है? भारत का पहला संस्कृत अभिलेख किसका है? शक शासक। और शक शासक कौन थे? रुद्रदामन। ध्यान रखना, शक शासक रुद्रदामन का है भाई। ध्यान देना, ये प्रश्न आपकी एग्जाम में आ सकता है। भारत का पहला संस्कृत अभिलेख कौन सा है? शक शासक रुद्रदामन का है। ये 4 प्रश्न आपके हो गए। अशोक का मैंने आपको बता ही दिया। आपके शक शासक का संस्कृत में हो गया। ये आपके उत्खननकर्ता हो गए। राजस्थान में पुरातत्व विभाग की स्थापना 1871 में हो गई। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हो गई। बोलो, एक प्रश्न में 4 प्रश्न आपके निकल के आए कि नहीं आए? रुको, चलते आगे। प्रश्न बताओ भी, राजस्थान के किस अभिलेख में 4 मौर्य राजाओं महेश्वर, अब ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कौन से अभिलेख में 4 मौर्य राजाओं, अब 4 मौर्य राजा कौन कौन थे वो भी पूछा जा सकता है। महेश्वर थे, भीम थे, भोज थे और राजा मान। 4 मौर्य राजा कौन कौन थे? महेश्वर, भीम, भोज और मान।
कौन से शासक थे? मौर्य शासक थे। इन मौर्य शासकों का उल्लेख राजस्थान के किस अभिलेख में मिलता है? बताइए। क्या गोसुंडी अभिलेख चित्तौड़ में मिलता है क्या? क्या मानमौरी अभिलेख चित्तौड़ में मिलता है क्या? क्या अशोक अभिलेख बेरहाट में मिलता है क्या? क्या बरली का अभिलेख अजमेर में मिलता है क्या? अब यहाँ सीधा सा प्रश्न, 4 प्रश्न तो सीधे हो गए कि गोसुंडी अभिलेख कहाँ पर है? चित्तौड़ में है। मानमौरी अभिलेख कहाँ है? चित्तौड़ में है। अशोक अभिलेख कहाँ है? बेराट में है। बरली का अभिलेख कहाँ है? अजमेर में है। बोलो 4 प्रश्न तो ये हो गए। अब अगला प्रश्न आता है कि जो राजस्थान में मौर्य शासकों के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, मौर्य शासकों का जो उल्लेख मिलता है वो किस अभिलेख में मिलता है? तो मानमौरी अभिलेख में मिला है। मानमौरी अभिलेख में किन किन मौर्य राजाओं का उल्लेख मिलता है? महेश्वर, भीम, भोज और राजा मान। बोलो 5 प्रश्न हुए कि नहीं हुए? कि मानमौरी अभिलेख के अंदर किन शासकों का उल्लेख मिलता है? मौर्य शासकों का। किन किन मौर्य शासकों का? महेश्वर, भीम, भोज और राजा मान। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? 4 प्रश्न सीधे से ही होगी। अगला और बात करते हैं। अशोक आपको पता है, यहाँ भाबरू शिलालेख प्राप्त हुआ है, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी और बीजक डूंगरी। बोलो है कि नहीं है? यहाँ पर बुद्ध, धम्म और संघ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अशोक जो मौर्यकालीन राजा थे उसके अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। बरली का अभिलेख, ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कहाँ है भाई? राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख जो है वह कौन सा है? ये लो 1 प्रश्न ये हो गया। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख बरली का अभिलेख है। चलो आगे चलते हैं। मिलोत माता के मंदिर से कौन सा अभिलेख प्राप्त हुआ है? 1 प्रश्न तो ये बन गया कि मिलोत माता का मंदिर कहां पर है? बताओ कमेंट करके, बताओ जल्दी से भाई। अरे बताओ भाई, मिलोत माता का मंदिर कहां पर है? ध्यान रखना, मिलोत माता का मंदिर है अजमेर में। कहाँ है भाई? अजमेर में। मिलोत माता का मंदिर है अजमेर में। अब इसमें से अजमेर में कौन सा ऑप्शन है? जल्दी बताओ भाई। एक ही तो ऑप्शन है, बरली का अभिलेख। और कहां पर है? अजमेर में, जो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। ध्यान देना, नांदसा यूप स्तंभ लेख कहां पर है? भीलवाड़ा में। बड़वा यूप अभिलेख कहां पर है? कोटा में। और नगरी कहां पर है? चित्तौड़ में। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? 30 नंबर का प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया भाई? देखो, बड़वा अभिलेख में मोखरी राजाओं का उल्लेख मिलता है। किनका मिलता है भाई? मोखरी राजाओं का उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन आ जाता है भाई, मोखरी शासकों का उल्लेख किस में मिलता है? बड़वा यूप अभिलेख कोटा के अंदर मिलता है। और नांदसा यूप जो भीलवाड़ा में है ना, उस भीलवाड़ा के अंदर एक गुणरूप नामक व्यक्ति का उल्लेख मिलता है। सॉरी, गुणरूप व्यक्ति नामक, गुणरूप नामक व्यक्ति जिसके द्वारा अष्टोयज्ञ करवाया था। अष्टोयज्ञ गुणरूप नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया है, वो उसका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? नांदसा यूप अभिलेख कहां पर है? भीलवाड़ा में है। बड़वा यूप अभिलेख कहां पर है? कोटा में है। कहाँ क्या मिले हैं? मोखरी शासकों का उल्लेख मिला है। बरली अभिलेख कहाँ? अजमेर में। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। जहाँ कहाँ मिले हैं? मिलोत माता के मंदिर के अंदर मिले हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। मोखरी राजाओं का सबसे पुराना और पहला अभिलेख कौन सा है? ये तो भी मैंने बताया ना कि मोखरी राजाओं का सबसे पुराना और सबसे पहला अभिलेख कौन सा है? क्या बड़वा यूप अभिलेख कोटा वाला है क्या? क्या मानमौरी अभिलेख चित्तौड़ वाला है क्या? क्या भरमर माता का लेख है या कोई नहीं है? जल्दी से बताओ, 4थे नंबर का प्रश्न। और भरमर माता का कहां पर है भाई? भरमर माता का जो लेख है वो कहां पर है? चित्तौड़ में है। कहां पर है भाई? चित्तौड़ में है। भरमर माता का जो लेख है वो चित्तौड़ में है। और यहां पर क्या है? मित्र सोम का पुत्र ब्रह्म सोम के द्वारा रचित है। मित्र सोम का जो पुत्र था ब्रह्म सोम, मित्र सोम का पुत्र ब्रह्म सोम का अभिलेख है। कौन सा? भरमर माता का अभिलेख कहां पर है? चित्तौड़ में। मानमौरी का अभिलेख कहां पर है? चित्तौड़ में, जहां मौर्य शासकों का उल्लेख मिला था। बड़वा यूप अभिलेख कहां पर है? कोटा के अंदर है, जहां मोखरी राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। चौथे में कौन सा आ गया भाई? पहले नंबर का ऑप्शन सही, अभी बताया था मैंने आपको। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये बताओ भाई, निम्न में से असंगत युग्म को बताइए, जल्दी बताइए भाई। भरमर माता का लेख जो मैंने आपको बताया था,
अभी 1 मिनट पहले मैंने आपको बताया कि मित्र सोम के पुत्र ब्रह्म सोम के का अभिलेख है भ्रमर माता का। मित्र सोम के पुत्र ब्रह्म सोम का अभिलेख है भ्रमर माता का। कहां पर है? चित्तौड़ में। अब यहां आगे की बात सही है क्या कि यहां ओलिंकर वंश का वर्णन है क्या? ओलिंकर वंश का वर्णन किस अभिलेख में है? सही बात है, ओलिंकर वंश का जो उल्लेख है या वर्णन है वो कहां पर है? भ्रमर माता के लेख में ही है, चित्तौड़ में। पूछ क्या रहा है? असंगत। ये तो क्या है? सही बात है। बसंतगढ़ लेख सिरोही का है, बिल्कुल सही है। इसमें राजस्थान के लिए क्या राजस्थानी द्वितीय शब्द का प्रयोग किया गया है, इसी कारण राजस्थान का प्राचीनतम प्रयोग, राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी द्वितीय बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर सिरोही का जो है उसमें किया गया है क्या? बिल्कुल ये बात भी सही है। सामोली शिलालेख है मारवाड़ ना भाई, सामोली शिलालेख तो कहां का है? मेवाड़ का। सामोली शिलालेख कहां पर है? मेवाड़ का, जहां पर राठौड़ वंश का नहीं गुहिल वंश का। कहां का भाई? गुहिल वंश का समय की जानकारी मिलती है। सामोली शिलालेख मेवाड़ का है, जहां पर राठौड़ वंश नहीं गुहिल वंश के समय की जानकारी मिलती है। पूछ क्या रहा है? असंगत। बताओ किसको आता था प्रश्न? कमेंट करके बताओ कि हाँ मुझे पहले से आता था कि सामोली शिलालेख मेवाड़ में है, मारवाड़ में नहीं है, और वहाँ राठौड़ वंश का नहीं गुहिल वंश की समय की जानकारी मिलती है। आगे देखो, कणस्वा अभिलेख कहाँ पर है? कोटा में है। अंतिम मौर्य राजा धवल का उल्लेख। पहला प्रश्न, राजस्थान में अंतिम मौर्य राजा धवल का उल्लेख। पहली बात तो ये प्रश्न आ जाए, अंतिम मौर्य राजा कौन था? धवल, जिसका उल्लेख हमें राजस्थान के किस अभिलेख में मिलता है? कणस्वा अभिलेख कहाँ का है? कोटा का है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कणस्वा कोटा के अंदर मौर्य शासक जो अंतिम शासक था धवल, उसका उल्लेख मिलता है। ये बात भी सही है। केवल एक बात गलत निकली, असंगत पूछ रहा है, तो 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा, और बाकी सब क्या है? सही है। ठीक है, ये मेवाड़ में है, गुहिल वंश के समय की जानकारी मिलती है। निम्न में से असंगत युग्म बताइए। क्या बताना है भाई? असंगत युग्म। गठियाल अभिलेख जोधपुर में क्या मग जाति के ब्राह्मणों का वर्णन मिलता है क्या? कि जो गठियाल अभिलेख, पहली बात तो जोधपुर में है क्या, और वहां जोधपुर में होने के कारण मग जाति के ब्राह्मणों का वर्णन मिलता है क्या? अब आप पहली बार सुनने होंगे कि मग जाति क्या है। देखो आरपीसी ने परिवर्तन कर दिए प्रश्नों की शैली, नए नए प्रश्न ला रहे हैं, तो मैं भी आपके लिए ऐसे प्रश्न ला। जिसको भी अगर कितने प्रश्न से होते हैं कमेंट करके जो बताना। नागभट्ट ने मेड़ता को राजधानी बनाया, बिल्कुल बात सही है, नागभट्ट प्रथम आना चाहिए था यहाँ पर। राजधानी बनाया, इसका वर्णन क्या मेहर भोज के ग्वालियर अभिलेख में मिलता है क्या? देखते हैं अभी। मेहर भोज के ग्वालियर अभिलेख को संस्कृत अभिलेख की भाषा, अभिलेख की भाषा संस्कृत है। प्रतापगढ़ अभिलेख में प्रतिहार नरेश महेंद्रपाल का वर्णन मिलता है। पूछ क्या रहा है? असंगत। जल्दी से आंसर दो इसका, जल्दी से आंसर दो भी, जल्दी दो। हाँ देखते हैं, गठियाल अभिलेख जोधपुर में मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है, ये बात सही है। पहली बात तो गठियाल अभिलेख जोधपुर में, वहां पर मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नागबड़ प्रथम ने मेड़ता को राजधानी बनाया, इसका उल्लेख मिहर भोज के लेख में नहीं है, उसका उल्लेख भी गठियाल अभिलेख में ही है। इसमें है भाई गठियाल अभिलेख में। ये लो भाई 2 प्रश्न आ गया कि नागबड़ प्रथम ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था, इसका उल्लेख हमें किस अभिलेख में मिलता है? गठियाल अभिलेख में। दूसरा वर्णन आता है मिहर भोज का अभिलेख जो ग्वालियर अभिलेख था, उसकी भाषा क्या संस्कृत है क्या? बिल्कुल ये बात सही है, उसकी भाषा संस्कृति है। और प्रतापगढ़ के अभिलेख में प्रतिहार नरेश महेंद्र पाल का वर्णन मिलता है। ये प्रश्न आपकी एग्जाम आ जाए कि प्रतिहार शासक महेंद्र पाल का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? प्रतापगढ़ अभिलेख में मिलता है। बोलो 4-5 प्रश्न यहाँ क्लियर हुए कि नहीं हुए आपके? हर एक प्रश्न में 4 प्रश्न क्लियर हो रहे हैं, कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, यहाँ सीधे प्रश्न हाथ से बनाए हुए हैं, सीधे खुद के दिमाग के बनाए हुए प्रश्न है। आप लोग करके लिखना कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर हो गया भाई? 2 नंबर का आंसर सही हो गया, और सारे सही है, एक गलत है 2 नंबर का। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। किस अभिलेख में बापा और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है? देखो बप्पा रावल था ना,
उस बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज बताते हैं, हम भी इतिहास पढ़ाते हैं तब ऐसे बताते हैं। तो कौन सा अभिलेख ऐसा है जिसमें बप्पा रावल को और कालभोज को अलग अलग बताया गया है? आंसर दो भाई। रणकपुर अभिलेख पाली में, सॉरी चिरवा का अभिलेख है, चिरवा अभिलेख उदयपुर, रशिया की क्षत्रिय अभिलेख चित्तौड़, कुंभलगढ़ अभिलेख राजसमंद। बताइए जल्दी से किस अभिलेख में बप्पा को और कालभोज को अलग अलग नामों से जाना जाता है? जल्दी से बताओ, 7 नंबर का प्रश्न है। हाँ भाई बिल्कुल, किस अभिलेख में बप्पा और कालभोज का उल्लेख मिलता है? रणकपुर अभिलेख पाली के अंदर मिलता है। ये चिरवा का अभिलेख आपका उदयपुर में है। इसमें सती प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। सती प्रथा का जो उल्लेख है वो किसमें मिलता है? इसी में मिलता है। रशिया की क्षत्रिय अभिलेख है वह आपके चित्तौड़ में है। पहली बात तो इसको आपको यहाँ कवर करना पड़ेगा कि ये चित्तौड़ के अंदर है, और दूसरी बात यहाँ आपको कवर करना पड़ेगा कि 1276 का प्रिय पट्टू के पुत्र वेद शर्मा का है। 1276 का प्रिय पट्टू के पुत्र वेद शर्मा, किसका है भाई? वेद शर्मा, प्रिय पट्टू के पुत्र वेद शर्मा का अभिलेख है। ये कौन सा? रशिया की क्षत्रिय का अभिलेख। कुंभल का अभिलेख राजसमंद में, ये तो आपको पता ही है। रणकपुर आपको पता है। चिरवा का आपको 1273 का अभिलेख है। कब का है भाई? 1273 का अभिलेख है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस अभिलेख में हम्मीर को चेलावाट, यहाँ चेलावास नहीं है, चेलावाट का युद्ध किसने लड़ा था? हम्मीर ने। या जीता भी किसने था? हम्मीर ने। तथा विषम घाटी पंचानन कहा गया है कि राजस्थान के कौन से अभिलेख के अंदर हम्मीर को चेलावाट का युद्ध जीतने वाला तथा विषम घाटी पंचानन कहा गया है? कुंभलगढ़ शिलालेख, राजसमंद, रायसिंह प्रशस्ति बीकानेर, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ लेख और गंगधार लेख। ये क्वेश्चन आया हुआ है, गंगधार अभिलेख कहाँ का है? झालावाड़ का। जल्दी से बताओ, 8वें नंबर का आंसर बताओ कि कौन से अभिलेख में मिला है भाई? ये तो जीजाक बघेरवाल आपको याद होंगे। जीजा बोलते हैं कई लोग, इसका मूल नाम जीजाक बघेरवाल है भाई। बघेरवाल, जीजाक और बघेरवाल अलग अलग है, सॉरी। गंगधार आपको झालावाड़ में पता है। ये चेलावाट और विषम घाटी को जीतने वाला अभिलेख है वो किस अभिलेख में मिलता है? कुंभलगढ़ अभिलेख में मिलता है। ये आपका हो गया होगा पहला प्रश्न, इसमें आंसर सही होगा पहला ऑप्शन। ठीक है, रायसिंह प्रशस्ति बीकानेर में है। बेड़वास गांव की प्रशस्ति की भाषा है, बेड़वास गांव की प्रशस्ति की भाषा है। पहले तो ये बताओ बेड़वास गांव कहाँ पर है? मेवाड़ में है कि उदयपुर में है? मेवाड़ उदयपुर में, सॉरी मेवाड़ में है। और आप तो कर दिए होंगे अब तो मेवाड़ से मेवाड़ी। ध्यान रखना, बेड़वास गांव की प्रशस्ति की जो भाषा है वो कहाँ है? मेवाड़ी है। बेड़वास गांव की भाषा कैसी है? मेवाड़ी है। और ये जो बेड़वास गांव की प्रशस्ति है ना, ये किसके समय की प्रशस्ति? अगर ये पूछता है तो ये किसके समय की है? राज सिंह के समय की, राज सिंह के समय की प्रशस्ति। ध्यान रखना भाई, राज सिंह के समय की प्रशस्ति है और इसकी भाषा कैसी है? मेवाड़ी है। कैसी है भाई? राज सिंह के समय की प्रशस्ति है और मेवाड़ी इसकी भाषा है। बेड़वास गांव की प्रशस्ति राज सिंह के समय की थी, मेवाड़ की है और इसकी भाषा मेवाड़ी है, ना कि संस्कृत है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़, बरली शिलालेख मिलोत माता वाला, अभी बताया था मैंने आपको, बता दिया पहले ये, वरना मेरे को नहीं बताना चाहिए था, मुझे नहीं बताता। हाँ ये आ सकता है, ये गलत लिखा हुआ है, बरनाला, बरनाला यूप स्तंभ लेख कहाँ पर है? जयपुर में। याद हो रहा ना? बरनाला यूप स्तंभ लेख जयपुर में है। नादसा यूप भीलवाड़ा में है। बरली शिलालेख राजस्थान का सबसे प्राचीनतम जो अजमेर में है। गोसुंडी शिलालेख आपके चित्तौड़ में है, जो दूसरी शताब्दी का शिलालेख है, दूसरी ईसा पूर्व का। निम्न में से असंगत युग्म बताइए। पूर्व के ताम्रपत्र में कर्मावती द्वारा जोहर करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी मिलती है। पहले तो ये बताओ, पूर्व का ताम्रपत्र में किसकी जानकारी मिलती है? कर्मावती के द्वारा जोहर करते समय भूमि दान की जानकारी मिलती है। तो ध्यान रखना, कर्मावती के द्वारा भूमि दान की जानकारी किस ताम्रपत्र मिलती है? पूर्व के ताम्रपत्र में। एक प्रश्न हो गया और ये बात बिल्कुल सही है।
चीकली ताम्रपत्र में विविध लाग बागों का, जो किसानों के ऊपर जो विविध प्रकार की लाग बाग ली जाती थी, उनका उल्लेख किस ताम्रपत्र में है? चीकली ताम्रपत्र में। ये बात भी बिल्कुल सही है। पारसोली ताम्रपत्र जिसमें पीवल, गोरमो, माल और मगरा, पहले ये पूछा जा सकता है पीवल, गोरमो, माल और मगरा क्या है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। पीवल, गोरमो, माल और मगरा ये क्या है? ध्यान रखना, ये भूमि की एक किस्म है। भूमि की क्या है? किस्म है। के नामों की जानकारी हमें पारसोली ताम्रपत्र में मिली थी क्या? बिल्कुल ये बात भी सही है। तीनों बातें सही है। पूछ क्या रहा है? असंगत, तो कोई नहीं है, अर्थात कोई भी सही असंगत नहीं है, सारे के सारे क्या है? सही है। यहाँ 3 प्रश्न बन रहे हैं कि कर्मावती के द्वारा जोहर करते समय भूमि का अनुदान देने का उल्लेख हमें किस ताम्रपत्र में मिलता है? पूर्व ताम्रपत्र में। किसानों के ऊपर अलग अलग प्रकार की जो लाग बाग ली जाती थी उसका उल्लेख किस ताम्रपत्र में मिलता है? चीकली ताम्रपत्र में। पीवल, गोरमो, माल, मगरा क्या है? भूमि की किस्में हैं, जिसकी जानकारी में किस ताम्रपत्र में मिलती है? पारसोली ताम्रपत्र में। बोलो याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है। निम्न में से किस गांव में निम्न में से किसके लिए मोजा शब्द का प्रयोग किस ताम्रपत्र में किया गया? गांव नहीं आएगा, गांव नहीं आएगा यहाँ पर, ये बोल सकते हो। निम्न में से गांव किस नाम में से गांव के लिए मोजा, हाँ सही है, सही है। निम्न में से किस ताम्रपत्र में, निम्न में से किस ताम्रपत्र में गांव के लिए मोजा शब्द का प्रयोग किया गया था? किस ताम्रपत्र में गांव के लिए मोजा शब्द का प्रयोग किया गया था? ठीकरा में किया गया, डिगरोल ताम्रपत्र में, बेड़वास ताम्रपत्र में, या गांव पीपलिका ताम्रपत्र में? 12वें नंबर का प्रश्न, बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर? ध्यान देना। ठीकरा में मिलेगा भाई। किसमें? ठीकरा ताम्रपत्र में। यहाँ तो पता है स्वर्ण तुलादान देने की रीति चालू हुई थी। बेड़वास में हल के द्वारा जो खेती की जाती थी उसके भी उल्लेख यहाँ पर मिले हैं। तो मोजा गांव का जो उल्लेख, गांव के लिए मोजा शब्द का उल्लेख ठीकरा ताम्रपत्र में मिला है। निम्न में से किस ताम्रपत्र में ब्राह्मणों पर लगने वाले टंकी कर, तो ध्यान रखना टंकी कर किसके ऊपर लगता था? ब्राह्मणों के ऊपर। टंकी कर किसके ऊपर लगता था भाई? ब्राह्मणों के ऊपर लगता था। और टंकी कर हटाने का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? प्रतापगढ़ में मिलता है, कमलेश में मिलता है, बरखेड़ी में मिलता है, सकेडी ताम्रपत्र में मिलता है? जल्दी से इसका आंसर दो, आंसर दो भाई कि किस ताम्रपत्र में ब्राह्मणों पर लगने वाली टंकी कर को हटाने का उल्लेख मिलता है? 1 नंबर आंसर सही रहेगा इसका, प्रतापगढ़ ताम्रपत्र में। किसमें? प्रतापगढ़ ताम्रपत्र में। क्वेश्चन को देखना, मैं एक एक प्रश्न को नहीं छोड़ रहा हूं, मैं पूरे टॉपिक को कवर करता जा रहा हूं कि इन टॉपिक को एक प्रश्न भी ऐसा नहीं छूटे कि हमारी जो प्रश्नोत्तरी है वहां से अलग आएगा प्रश्न। मैं मानता हूं कि हूबहू प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन हमारे प्रश्नों के जो ऑप्शन है उन ऑप्शनों से कोई लाइन उठ के आ सकती है भाई। ये आ गया अब सिक्कों से, पहले अभिलेखों से था, फिर ताम्रपत्रों से प्रश्न आए, अब सिक्कों से आए। आगे के प्रश्न कल देखेंगे, आज 3 देखेंगे पुरातात्विक स्रोतों में। एक अभिलेख देख लिया, फिर उसके बाद में आपने ताम्रपत्र देख लिए, अब देखेंगे सिक्कों के बारे में। न्यूमस्टेमेटिक किसके अध्ययन को कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को, अभिलेखों के अध्ययन को, ताम्रपत्रों के अध्ययन को, मुद्रा के अध्ययन को? तो सिक्कों के अध्ययन को, ये मैंने पहले ही बोल दिया था। निम्न में से सत्य कथन बताइए। सत्य कथन बताना है हमें। कौन सा कथन बताना है? सत्य। भारत में चांदी के सिक्के शक शासकों ने चलाए। देखो प्रश्न आ गया, भारत में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? शक शासकों ने चलाए थे। बिल्कुल बात सही है। सोने के सिक्के भारतीय यवन शासकों ने चलाए थे। किसने चलाए थे भाई? भारतीय यवन शासकों ने। ये लो, सोने के सिक्के भारतीय यवन शासकों ने चलाए, ये भी बात सही है। शीशे व प्रोटीन के सिक्के सातवाहन शासकों ने चलाए, ये भी बात सही है। उपयुक्त सभी सही है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? पहला ही प्रश्न आ जाए, भारत में चांदी के सिक्के सबसे पहले किन शासकों द्वारा चलाए गए? शक शासकों के द्वारा। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किन के द्वारा चलाए गए? इंडो ग्रीक बोल दो या भारतीय यवनों के द्वारा चलाए गए। शीशे व प्रोटीन, प्रोटीन नहीं यहाँ पर प्रोटीन है, ध्यान रखना। प्रोटीन के सिक्के किन शासकों के द्वारा चलाए गए थे? सातवाहन शासकों के द्वारा। तो सारी बातें सही है, कोई भी कथन गलत नहीं है, सत्य सभी है। रेड टोंक में मिले 3075 चांदी के पंचमार्ग सिक्के किस काल के थे? पहला प्रश्न तो ये आ जाता है कि रेड टोंक में कितने सिक्के मिले थे?
3075। रेड टोक में जो चांदी के सिक्के मिले उन्हें किस नाम से जानते थे? पंचमार्क के नाम से जानते थे। वो किस काल से संबंधित थे? चौथा प्रश्न यह बन सकता है, मौर्य काल से संबंधित थे। किस काल से संबंधित थे भाई? मौर्य काल से संबंधित थे। गुप्त काल से संबंधित तो बयाना भरतपुर में मिले थे। कहाँ मिले थे? बयाना भरतपुर में। ठीक है, चलते हैं आगे। कुषाण कालीन सिक्के जिन्हें मुरंडा, कुषाण कालीन सिक्के जिन्हें मुरंडा कहा जाता है, ये कहां से मिले थे? रंगमहल हनुमानगढ़, साइला सुखपुरा। सुखपुरा कहां पर है भाई? जयपुर में। सुखपुरा कहां पर है? जयपुर में। अब आप सोच सकते हो जयपुर में भी सिक्के मिले हैं और साइला सुखपुरा। अहेड़ा कहां पर है? अजमेर में। बयाना कहां पर है? भरतपुर में। तो कुषाण कालीन सिक्के जिन्हें मुरंडा कहा जाता है वह कहां से मिले थे? बताओ, कुषाण कालीन सिक्के कहां से मिले जिन्हें, एक तो प्रश्न ये बन गया, कुषाण कालीन सिक्कों को क्या कहा जाता है? मुरंडा कहा जाता है। ये कहां से मिले राजस्थान के अंदर, ये आपको बताना है। तो रंगमहल हनुमानगढ़ से मिले हैं। कहां से मिले हैं भाई? रंगमहल हनुमानगढ़ से मिले हैं। ध्यान देना इस प्रश्न के ऊपर, रंगमहल हनुमानगढ़ से मिले हैं। अभी आपसे पूछिए साइला कहां पर है? सुखपुरा जयपुर में। अहेड़ा कहां पर है? अजमेर में। बयाना कहां पर है? भरतपुर में है। वरिक वंश, भरतपुर में कौन सा वंश था? वरिक वंश। लिलूलिया या लल्लू शाही सिक्का कहाँ का प्रसिद्ध है? बताइए, लिलूलिया या लल्लू शाही सिक्का कहाँ का प्रसिद्ध है? सोजत पाली का, नागौर का, कुचामन नागौर का या मारवाड़ जोधपुर का? तो ध्यान रखना, लिलूलिया या लल्लू शाही सिक्का बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट कर लेना इस प्रश्न को। यह आपके सोजत पाली में मिला था। कहाँ मिला था भाई? सोजत पाली में। ठीक है, आगे चलते हैं। मोहम्मद शाही और हाली सिक्के, देखो हाली कोटा में भी है और जयपुर में भी है, तो इसका आंसर सीधा सा जयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? जयपुर हो जाएगा। चांदी का भिवाड़ी, चांदी का भिवाड़ी व तांबे का डब्बूशाही सिक्का कहाँ के हैं? चांदी का तो भिवाड़ी और तांबे का डब्बूशाही सिक्के कहाँ के प्रसिद्ध है? जल्दी बताओ भाई। चांदी का भिवाड़ी तथा तांबे का डब्बूशाही सिक्के सिरोही के प्रसिद्ध है। 20% अभी पुरातात्विक सर्वेक्षण के पूरे प्रश्न सही पूरे नहीं हुए हैं। पुरातात्विक जो है, मैंने कहा था राजस्थान के पुरातात्विक स्रोत, उनसे पूरे प्रश्न कंप्लीट नहीं हुए। अभी 20% हुए हैं जो सिक्कों के, अभिलेखों के और ताम्रपत्रों के हुए हैं। अगर वीडियो पसंद आया और आप ऐसे ही प्रश्न और चाहते हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूं, पूरे ई और आरओ का जो फर्स्ट पेपर है उसके पूरे टॉपिकों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लाऊंगा, लेकिन आप सबका सहयोग होना चाहिए, आप सबका कमेंट जरूर आना चाहिए। आज जो भी विद्यार्थी कमेंट करेगा, जितने मांग होगी उसके अनुसार ही मैं वीडियो लाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं लाऊंगा। सुन लेना आप लोग, ठीक है।